बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बच्चे लेक्चर का इख्तिताम जस्ट इंट्रोडक्शन पे किया था। हमने कल DSR का इंट्रोडक्शन देखा था और इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम देख रहे थे कि एग्ज़ामिनर ने हमारे इस पूरे के पूरे पेपर में कोर्स को कितने में तकसीम किया। हमने देखा कि कोर्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था, डाटा, सिस्टम एंड रिस्क। और रिस्क असल में रिस्क नहीं है, असल में वो क्या है, सिक्योरिटीज़। और सिक्योरिटी किस चीज़ की है, डाटा की सिक्योरिटी एंड सिस्टम की सिक्योरिटी, क्योंकि दोनों के अंदर इंपॉर्टेंस है, दोनों की हिफाजत की ज़रूरत है। डाटा आपका ट्रैवल भी करता है और डाटा आपका किसी एक डेस्टिनेशन पर मौजूद भी है, दोनों तरफ की सिक्योरिटी चाहिए, ड्यूरिंग दी ट्रांजिशन एंड ड्यूरिंग एट स्टे। ये दो अल्फाज हैं, ज़रा ध्यान रखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अब आपको इनकलकेट होनी चाहिए। ट्रांजिट से मुराद है डाटा जब ट्रैवल कर रहा होता है, और ऑन स्टे से क्या मुराद है, जब डाटा किसी जगह पर महफूज पड़ा हुआ है और कहीं जगह पर मौजूद है, ट्रैवल नहीं कर रहा, उसकी सिक्योरिटी अलग होती है। दोनों की सिक्योरिटीज़ को अलग अलग मेंटेन किया जाता है। उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, दूसरा एरिया था सिस्टम। तीनों की हमने बेसिकली कल सारी की सारी वो कंप्लीट की थी मैनेजमेंट, कि किस तरह से एग्जामिनर ने हमारे कोर्स को तकसीम किया हुआ है। 35% टू 45% की तकसीम एग्जामिनर ने की हुई है डाटा के लिए, और 30% टू 40% की तकसीम एग्जामिनर ने की हुई है सिस्टम्स के लिए, और उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग है उसको उसने रिस्क में मैनेज किया हुआ है। लेकिन हमने कल कुछ और अंदाज से मैनेज कर लिया था। हमने कहा था हम ना 35 की बात करते हैं और ना हम 45 की बात करते हैं, हम इसमें से दरमियान में से ले लेते हैं कि हमारे पास यहाँ से कितने % आ सकता है। तो 35 और 45 की वजह हमने 40 लिया था, नीचे वाले को 35 लिया था, उससे नीचे वाले को 25 लिया था। लेकिन बहरहाल ये सिर्फ हमारी अपनी परसेप्शन है, एग्जामिनर क्या सोच के बैठा हुआ है हम नहीं जानते। कल कुछ सवालों के जवाब दिए थे, इन सब सवालों को एक तरफ रखें। सबसे अहम चीज़, ये पूरा का पूरा पेपर थ्योरेटिकल है, ये पूरा का पूरा पेपर थ्योरेटिकल है, बनिस्बत बाकी पेपरों के आसान है। कैफ का कोई पेपर आसान नहीं होता, लेकिन जब आप इसको दूसरों से कंपेयर कराएंगे तो फिर ये आसान होगा। अकेले देखेंगे तो अकेला तो मुश्किल लगेगा आपको। और सबसे अहम चीज़ है, लेंथी है। लेंथी से क्या मुराद है, ये पढ़ने के लिहाज से इतना लेंथी नहीं है, ये लेंथी है टर्मिनोलॉजीज़ के लिहाज से जो आपने ज़िंदगी में पहली मरतबा सुननी है, उन सबको याद रखना, उनकी ग्लॉसरी बनाना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं तो आता हूँ रोज़ाना, आऊँगा, आके एक बात करके चला जाऊँगा, एक कंटेंट आपके सामने शेयर करके चला जाऊँगा, लेकिन अगर वो टर्मिनोलॉजी की ग्लॉसरी आप नहीं बनाएंगे तो बाद में आधी बातें याद रह जाएंगी, आधी भूल जाएंगी। और याद रखिए, हमारे इस एग्ज़ाम के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके वो हिट पॉइंट्स जिस पर एग्जामिनर नंबर देने हैं। आपने एक पॉइंट लिखा, एग्जामिनर नंबर दे दिया, एक पॉइंट लिखा, एग्जामिनर नंबर दे दिया। यहाँ नंबर ऐसे नहीं मिलते कि आपने कहा अच्छा 6 लाइन लिखी है, 6 का आधा कर लो, 3 नंबर दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कंटेंट है, आपने बात क्या लिखी है। तो इंशाल्लाह जब पहला टेस्ट करेंगे, पहले टेस्ट की डिस्कशन करेंगे, तो ये बातें मैं वहाँ आपके साथ काफ़ी तफसील से जिक्र करूँगा। आइए अपने काम की तरफ चलते हैं। हमारे आपका अगला काम आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमने क्वेश्चंस की डिस्कशन करनी है कि क्वेश्चन किस तरह से काम करेंगे। तो ये बच्चे हमारे पास एग्ज़ाम का एनालिसिस है। आई गेस आप में से जो हजरात पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो काफ़ी बातें पता हैं, जिनको नहीं पता कैफ़ की, आइए मैं उनके साथ शेयर कर लूँ। पर एक कैफ़ के अंदर, और बल्कि शायद आई कैप के हर पेपर में पासिंग परसेंटेज कितनी होती है, और आपको मालूम है टोटल मार्क्स कितने होते हैं। लेकिन यहाँ टोटल 100 मार्क्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जैसे आप जानते हैं कि इसमें आपके पास 15 नंबर का आना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और 85 मार्क्स का आपका आना है। तो ये मैंने इसलिए मैंने गैसिंग क्यों नहीं की हुई, गैसिंग इसकी है, इसकी गैसिंग नहीं है, ये तो परफेक्ट है, ये तो परफेक्ट है कि आपके 15 नंबर होंगे मल्टीपल चॉइस के। और ये जो क्वेश्चन है आपके, ये केस स्टडीज, अप्लाइड केस स्टडीज़ होंगे। बड़े क्या होती है एप्लीकेशन, इंशाल्लाह ये थोड़ा अभी हम आने वाला है टाइम, 2-4 मिनट के अंदर वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, तो फिर हम देखेंगे अप्लाइड क्वेश्चन किसे कहते हैं। आज का लेक्चर, आज का कंटेंट इंतहाई अहम है विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम, एंड बी केयरफुल एंड कीप रिमेंबर दैट इन्फॉर्मेशन अनटिल आप अपना पूरा कैफ के तमाम काम कंप्लीट कर लें, चूँकि ये सब के सब कंटेंट आपके पूरे कैफ में आपके लिए हेल्पफुल होंगे, सिर्फ मेरे पेपर के लिए नहीं।
ये क्या होता है अप्लाइड क्वेश्चन अभी देखते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन क्या होता है अभी देखते हैं। लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन 3 है। कितने कितने बचे? अप्लाइड क्वेश्चन, सिंपल और मल्टीपल चॉइस। 3 तरह के सवाल आने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की परसेंटेज फिक्स है 15 नंबर के, और 1 नंबर का एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। पीआरसी में कितने का होता था? 2 नंबर का। यहां हर सवाल 1 नंबर का। उसके बाद आपके पास मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन बचे, हमें नहीं पता, हम बिल्कुल नहीं जानते। सिर्फ 15 नंबरों के अलावा हमें नहीं पता कि जो हमारे ये वाला सवाल होगा, ये 6 या 7 सवाल, ये 8 नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। वी डोंट नो अबाउट दैट। सिर्फ 15 नंबर का हमें कंफर्म पता है कि ये 15 नंबर का हमारे कंप्लीट आने हैं। टाइम अलाउड बचे 3 घंटे है। कल भी मैंने डिस्कशन की थी और मैंने आपसे कहा था ये 15 मिनट आपने अपने गिनने नहीं है। आपके पास काम करने के घंटे 3 ही हैं और 3 घंटे ही के मुताबिक आप अपने आप को मैनेज करेंगे। और 3 घंटों का मकसद है 180 मिनट्स, 180 मिनट। और अगर 180 मिनट के लिहाज से बात करूं तो 1 नंबर हासिल करने के लिए 1.8 मिनट आपके पास है। 1 नंबर हासिल करने के लिए 1.8 मिनट। तो अगर आप पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं तो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कितना टाइम है? 1.8। 4 नंबर का सवाल आ गया, आपने लिखना है अपने हाथ से। तो 4 नंबर के सवाल को लिखने के लिए मल्टीप्लाइड 1.8 टाइम आपके पास मौजूद है। अब जब भी घर में आप प्रैक्टिस करेंगे, जब भी घर में आप सवाल सॉल्व करेंगे, टाइम जरूर नोट करेंगे कि मैंने इस काम को कितनी देर में कंप्लीट किया। अगर ये टाइम कंप्लीशन आपने नहीं की तो 90% बच्चों को जो फेसिंग करनी पड़ती है वो टाइम मैनेजमेंट होती है। बच्चा कहता है सर मुझे पूरा आता था, अनफॉर्चुनेटली मैं 100% पेपर ही नहीं कर सका। ये बच्चे के कमेंट्स होते हैं और ये कमेंट बड़ी तकलीफ दें हैं। क्यों? इसलिए कि ये प्रैक्टिस घर बैठ के करनी होती है और बच्चा ये घर जाकर ये प्रैक्टिस परफॉर्म नहीं करता। याद करता है, पढ़ता है, लिखता नहीं है। कल मैंने क्या दरख्वास्त की थी? कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बस लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दें। बस कुछ भी लिखें, घर बैठ कर किसी चीज़ पे कोई जो है क्या हम कहते हैं कोई ऐसे ही लिखना शुरू कर दें, कोई चीज़ पे अपनी वर्किंग करना शुरू कर दें। कुछ नहीं तो अंग्रेज़ी की शायरी शुरू कर दें, लेकिन कुछ लिखें। आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको रवानी पैदा नहीं होगी, उकताहट होना शुरू होगी। आप देखिए जब शुरू में लिखेंगे आप, इसलिए कि गुज़िश्ता जो स्पेशली पीआरसी से डायरेक्ट आ रहे हैं उन्होंने तो 6 माह से कितनी लिखने को हाथ भी लगाया। लिखने से मेरी मुराद ये है कि बाकायदा एक फॉर्मल अंदाज से सवाल को लिखना, ये प्रैक्टिस नहीं की हुई इन्होंने, जो कि एकदम से ये प्रैक्टिस आएगी तो आप तंग होंगे। तो अभी आपके पास एग्ज़ाम में पूरे 3 माह पड़े हुए हैं, पूरा नवंबर पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट आज 11 तारीख है, पूरा दिसंबर पड़ा हुआ है, पूरा जनवरी पड़ा हुआ है, 4 महीने माशाल्लाह, और पूरा जो है नहीं 5 महीने नहीं बचे, 5 महीने में पहले हफ्ते में इम्तिहान होगा आपका जी। मार्च के पहले वीक में आपका इम्तिहान होना है। तो मार्च का जो पहला वीक में जो पहला मंडे होता है उस मंडे वाले दिन आपका पहला पेपर होता है। जो भी आपकी बारी आएगी उन 8 में से पता नहीं आपकी बारी कब आती है, मंडे को आती है, ट्यूसडे को आती है, थर्सडे को आती है, वट एवर, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि फर्स्ट वीक ऑफ दी मार्च आपका इम्तिहान होना है। और अगला टाइम आपको बहुत टफ मिलना है, पता है आपको? आपका इम्तिहान अगली मरतबा सितंबर में नहीं होना, उसके बाद अगला पेपर आपका अगस्त में होना। 1 महीना पूरा कम है। तो इसलिए जिस चीज़ ने भी जो भी पेपर देना ना, तो पेपर के बाद घर जाकर रिलैक्स नहीं करना शुरू कर देना, अगले पेपरों की तैयारी उसी साथ शुरू कर देनी है, वरना आप भी तंग होंगे और जो पढ़ाने वाला वो भी वो तो तंग होगा ही होगा अल्टीमेटली। इसलिए कि उस सिलेबस को जो 1 महीना हमने बच्चों को पढ़ने के लिए देना होता, हाँ, उसके बाद जब अगली मरतबा आप इम्तिहान देंगे उसमें रिलैक्स होगा। तो आप उन खुश नसीब लोगों में से जिन्होंने तकलीफ काटनी है। नेक्स्ट, तो हमारे पास 180 मिनट है 100 मार्क्स हासिल करने के लिए। तो एक नंबर है हमारे पास 1.8 मिनट फॉर 1 मार्क्स एंड द क्वेश्चन वुड बी ऑन स्मॉल केस स्टडी। याद रखिए बच्चे, स्मॉल केस स्टडी, मीडियम केस स्टडी एंड लार्ज केस स्टडी। स्मॉल इन ग्रुप 1, मीडियम इन ग्रुप 2 और सी फैब में लार्ज केस स्टडी। एक एक पेज की केस स्टडी होती है, पौने पेज की केस स्टडी होती है, यानी 7.5 पेज का हिस्सा जो है वो इस्तेमाल कर लिया रहता है और उस पर आपको जो है फिर पूरी की पूरी वर्किंग करवाई जाती है। तो ये बात आपने याद रखनी है
कि आपने जो भी वर्किंग करनी है, जो भी आपने मैनेजमेंट करनी है, जो भी आपने काम करना है, उसके लिहाज से आपने ये बात पूरी की पूरी याद रखनी है कि आपकी हर चीज़ उसी के मुताबिक तैयार भी हो। तो यहाँ स्मॉल केस स्टडी आनी है, तो स्मॉल केस स्टडी कैसे पढ़नी है, क्या करना है, इंशाल्लाह ये हमारा तरतीब चलती रहेगी। हर हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जो बच्चों का टेस्ट होता है, टेस्ट मैंने हफ्ते वाले दिन मैंने टेस्ट की डिस्कशन रखी होती है, तो साथ में जो टॉपिक हम पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं और साथ में टेस्ट की डिस्कशन भी करते हैं, ताकि टेस्ट डिस्कस हो जाए, पता लगे कि आपने क्या गलत किया, क्या ठीक किया, ठीक किया तो क्यों ठीक था, गलत किया तो क्यों गलत हुआ। अगर ये बातें क्लास में पता लगना शुरू हो जाएं तो आहिस्ता 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 अगर कोई आपने 12-13 टेस्ट दे दिए इस तरह से, तो काफ़ी गलतियाँ इंशाल्लाह खुद बहुत इम्प्रूव हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। आइए बच्चे, सबसे अहम चीज़ आज की जो हमारी पढ़ने वाली थी वो थी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबको मालूम है पीआरसी में हर बच्चे ने माशाल्लाह पास किया हुआ है, इसलिए मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 2 तरह के सवाल होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, सिंपल एंड कंफ्यूजिंग। सिंपल वो होता है जैसे पढ़ा होता है किताब में वैसे ही सामने आ जाता है, उसको सिंपल कहते हैं। और कंफ्यूजिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें सोचना पड़ता है। सम टाइम एक से ज़्यादा आंसर एक जैसे लगते हैं, सम टाइम एक से ज़्यादा आंसर एक जैसे लगते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। उनमें से एक को सिलेक्ट करना होता है, उनमें से एक ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना होता है, और इस वजह से आपको इसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं। ठीक है बेटे, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब चलते हैं बच्चे, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन किसे कहते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन उसे कहते हैं जिसका आंसर आपने बाकायदा लिखना होता है एक लंबी चौड़े पैराग्राफ के अंदर, स्मॉल पैराग्राफ में, लार्ज पैराग्राफ में, या मल्टीपल पैराग्राफ में, या आप बुलेट्स फॉर्म में भी कोई चीज़ें लिखते हैं, लेकिन हर चीज़ के साथ हर चीज़ नहीं होगी। ये सब चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगेंगी लिखना कैसे। अभी मैं राइटिंग फॉर्मेट की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, राइटिंग फॉर्मेट की डिस्कशन करूँगा पहले टेस्ट के बाद। तो अभी बात हो रही है सिर्फ क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस जो है वो कैसा होगा। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन उस क्वेश्चन को कहते हैं जिसमें आंसर पैराग्राफ की शक्ल में लिख कर दिया जाता है। इसकी पहली किस्म क्या होती है, सिंपल क्वेश्चन। मेरे सिंपल क्वेश्चन होता है जैसे ही किताब से पढ़ा है, किताब से रीड किया है, वैसे ही आपने आगे फर्दर उसको लिख देना होता है। इसके लिए एग्जामिनर जुमले क्या इस्तेमाल करता है, मैं वो आपसे शेयर कर लेता हूं। एग्जामिनर इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा एक्सप्लेन, डिस्कस, या की फीचर्स। की फीचर्स, इस तरह की बातें जब एग्जामिनर सवाल में करता है तो ये सवाल आपका सिंपल क्वेश्चन होता है। लेकिन अगर इसके बरक्स वो लिख दे आइडेंटिफाई, एनालाइज, तो ये क्वेश्चन हमेशा अप्लाइड होता है और ये क्वेश्चन हमेशा सिंपल होता है। इन दोनों में ये फ़र्क है। और सिंपल क्वेश्चन जो है, मैं कभी भी किसी स्टूडेंट को ये मशवरा नहीं देता कि वो किताब से रट्टा लगाए। मैं कहता हूँ कि किताब के अंदर जब टीचर पढ़ा रहा है तो जिस तरह आप बचपन में ऐसे लिखना सीखते थे, तो ऐसे लिखने की एक तरतीब होती थी। इस पैराग्राफ को टीचर ने पढ़ाया, टीचर ने अंडरलाइन कराया, आपके पास किताब मौजूद है, आपने इस पॉइंट को हिट कर लिया, हिट पॉइंट है ये पॉइंट समझ में आया, ये पॉइंट लिखा, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। टीचर ने क्लास में पॉइंट आइडेंटिफाई कर दिए कि इस टॉपिक के ये मेजर पॉइंट्स हैं। उन मेजर पॉइंट्स को अपने लफ्ज़ों में लिखने की सलाहियत पैदा कर लें। ऑल ऑफ यू अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे तो इंशाल्लाह ये वाला सवाल भी आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, ये सवाल भी आप में लिखने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। अगर ये हरकत आप नहीं करते तो फिर आप ज़िंदगी भर किताबों के मोहताज रहेंगे, रट्टा मारेंगे, लिखेंगे, और जहाँ सवाल टिल्ट हुआ नहीं वहाँ आपका सवाल गलत हुआ नहीं, सवाल गलत हो जाएगा। एग्जामिनर के पास हज़ारों अप्रोचेज़ होती हैं ये एक सवाल को समझाने की। तो एक अच्छी टेक्निक पढ़ने की ये है कि किताब में, क्योंकि मैंने अर्ज़ की थी कि जो किताब में लिखा हुआ आप देखेंगे स्लाइड में वही कुछ होगा आपके पास, एग्जैक्टली वही होगा।
ताकि ये मसला ख़त्म ही हो जाए कि सर किताब में अलग पढ़ना, आई क्या भी किताब अलग पढ़नी है, स्लाइड अलग पढ़नी है, बच्चा कन्फ्यूज ही रहता है। पहले ही एक सब्जेक्ट के 3 चीज़ें पढ़नी है, अगर हर सब्जेक्ट की 3 चीज़ें हो जाएँ और बच्चा 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा होता तो 9 सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है एक वक्त में। हमने ये काम नहीं करना, हमने चीज़ों को सीखना है, समझना है। मैंने कल भी कहा था कि मैंने एक पूरी कोशिश की है कि मेरी किताब की अगर हेडिंग नंबर 1 है तो आई कैप की भी वही हेडिंग नंबर 1 होगी, ताकि बच्चे ने अगर अल्लाह ना करे उसको यहाँ से पढ़ते हुए दिक्कत हुई है कोई, वो यहाँ से इमीडिएटली जाए आई कैप किताब, आई कैप किताब फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको मैंने कल सेंड कर दी थी आई कैप किताब, नहीं आपको तो नहीं की, ऑनलाइन वालों को गई है। आपका तो अभी ग्रुप ही नहीं बना मेरे साथ, ग्रुप बना होता तो मैं आपको सेंड कर देता। ऑनलाइन वालों को मैंने सेंड कर दी है, कल किताब भी सेंड कर दी थी, सिलेबस भी सेंड कर दिया था। और सॉरी सिलेबस कह रहा हूँ, वो क्या नाम कहते हैं, क्या नाम था वो, क्वेश्चन बैंक भी मैंने कल सेंड कर दिया था। आज इंशाल्लाह मैं मॉडल पेपर भी सेंड कर दूंगा। तो आपके साथ अभी मेरा ग्रुप नहीं बना, अभी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ ग्रुप बना दे ताकि मैं आपको भी सेंड कर दूँ। लेकिन ऑनलाइन तो कल ये चला गया जी, क्योंकि मैं काम अपना तरतीब से करता हूँ, आज का काम कल पर नहीं छोड़ता ना, मैं ये काम कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतने बैजेज होते हैं। अगर मैं एक काम आज छोड़ूंगा तो कल 6 के बजाय 12 काम हो जाएंगे कल मेरे पास। तो मैं अर्ज़ कर रहा था बच्चे आपसे, ये है पढ़ने का तरीका कि किताब को साथ रखें, किताब टीचर पढ़ा रहा है, वहाँ मेरे पास स्लाइड है, आपके पास किताब है, अंडरलाइन करते रहें। और जहाँ कोई टीचर कमेंट दे रहा है वो कमेंट साथ अपने बारीक पेन से को साथ लिखे, पेंसिल से लिखे, लेड पेन से लिखे, चाहे आप बारीक से बॉल पॉइंट से लिखे, ताकि नोट्स एक जगह तैयार हो। मैं बीइंग खुद स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे ख्याल के मुताबिक कागज़ पे अलग और किताब पे अलग लिखना कभी आपस में इकट्ठा होता ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ये दो चीज़ें हैं, किताब पढ़ेंगे याद होता है मैंने कागज़ में कहीं लिखा था, लेकिन ये नहीं पता होता किस कागज़ पे लिखा था, क्योंकि हम इतने ऑर्गेनाइज लोग तो हैं नहीं। हम क्या करते हैं, रजिस्टर पे रोज़ाना का जो है वो खर्च लिखते ना शुरू करते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते रहते हैं। अच्छा स्टूडेंट तो वो होता है कि 25 पेज अलग करे, फिर उससे अगले 25 पेज अलग करे, हर एक पेज के ऊपर एक हैश लगा हुआ हो कि ये जनाब डाटा के पेपर की डाटा की बातें हैं, ऊपर तारीख लिखी हो कि फ़लाँ तारीख को क्या पढ़ा था, वही तारीख किताब के पेज पर लिखी हो। लेकिन इतनी मेहनत कौन करेगा यार, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इस उम्र में इतनी मेहनत। और फिर इस तरह के काम, ये तो ऐसे ही पागलों के काम है। हम तो हैं याशी होनी चाहिए, जी लो खा जी लो, जो आप पेप्सी में बताता है कि एक दी ज़िंदगी है जी लो, इसके बाद तो तुमने जीना नहीं है। हमने कुरान को पढ़ा ही नहीं, कुरान कह रहा है कि तुम तो ये यहाँ पर आए हो, उसके बाद की ज़िंदगी तो एक और भी है, वो हमने पढ़ी नहीं आज तक। लेकिन हम पेप्सी की बात को बड़ा अच्छा समझते हैं कि एक ही ज़िंदगी है, जी लो जितना मर्जी, उसमें मस्ती कर लो, चाहे उसमें कोई अच्छा काम करो बुरा काम करो, सब कुछ कर जाओ। तो ऐसी बातें नहीं है, हम मुसलमान हैं, हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है। आवर कॉन्सेप्ट इज एंटायर डिफरेंट। वी हैव नॉट वन लाइफ, वी हैव अनलिमिटेड लाइफ, अनलिमिटेड लाइफ। मरेंगे तो मरना नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ वक्ती तौर पर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। उसके बाद अल्लाह करे कि हमसे में से हर एक जन्नत में ही हो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कामयाब वही है जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत अता कर दी, ये कामयाबी है। जिसके बाद चार्ट अकाउंटेंसी की डिग्री आ गई वो कामयाब नहीं है, वो सिर्फ दुनिया की कामयाबी है बस। तो ये ज़रूर हासिल करें, अल्लाह ने इससे मना नहीं किया, अल्लाह ने मना नहीं किया, चूँकि जंग बदर के बाद का वाक़या इस बात की अलामत है कि तालीम की क्या अहमियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा कि ये जो सारे पकड़े गए हैं इनको कत्ल कर दिया यार। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, मेरा ख्याल है इन्हें कत्ल नहीं किया जाना चाहिए, इनसे तावान लेना चाहिए। तो जो तो पैसे दे सके तावान लेके चले गए, और बाकी से कहा कि जो तुम मुसलमानों को पढ़ा दो। अब क्या नाम कहते हैं, जो मुशरिकीन थे तो क्या ख्याल है, उन्होंने कोई कुरान की हदीस की किताब पढ़ानी थी उनको, मुसलमानों को क्या देना था, दुनियावी तालीम, वो दुनियावी तालीम के माहिर थे। इससे अंदाज़ा होता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से कि दुनियावी तालीम की भी कितनी अहमियत है, कितनी ज़रूरत है इसकी। तो इसको ज़रूरत के दर्जे में रखें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बना लें। ज़रूर हासिल करें, ज़रूर पढ़ें, ज़रूर मेहनत करें, ज़रूर कमाएं, लेकिन हलाल का कमाएं, झूठ से बचें और अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करें। ये ज़िंदगी है बस। वापस आते हैं बच्चे, हमारा मेन कंटेंट क्या था, हम कह रहे थे ये पढ़ने का तरीका है, ये सिंपल सवाल सॉल्व करने का भी तरीका ये है। हालांकि सिंपल सवाल किताब में मौजूद है, किताब में मेरे एक सवाल आया, एग्जाम में सवाल आया, एक्सप्लेन व्हाट इज़ डाटा, तो मैंने किताब से पढ़ के वहाँ लिख सकता हूँ। लेकिन बच्चे ये कोई अच्छा मेथड नहीं है। द बेस्ट मेथड इज़ दैट कि मैंने पॉइंट्स याद किए हों कि डाटा के ऊपर ये 6 पॉइंट थे, ये 7 पॉइंट थे, ये 9 पॉइंट थे, उन 9 पॉइंट को मैं उसी वक्त ही अपने अंदाज से जनरेट करूँ और एक पैराग्राफ लिख दूँ। लेकिन ये बात मैंने क्या कहा, जब तक घर में ये प्रैक्टिस नहीं हुई होगी तब तक वहाँ जाके ये प्रैक्टिस वहाँ शुरू नहीं होनी। जिसने 100 मीटर की रेस में हिस्सा लेना होता है ना, वो पहले दिन जाके ग्राउंड में नहीं भागता, वो उससे पहले ग्राउंड से पहले खुद भाग भाग के अपने रोज़ाना टाइम चेक करता है।
पहले दिन भागता है, टाइम लंबा होता है, दूसरे दिन भागता है, टाइम और कम होता है, हत्ता कि महीने के बाद जब वो चेक करता है तो एक बड़ा गैप आया होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैन से मुराद वुमेन भी है साथ। ठीक जी। सिंपल क्वेश्चन के बाद, सिंपल क्वेश्चन जो है बच्चे वो क्या होते हैं, ये जनरल सवाल होते हैं, इनको सिंपल ही कहते हैं। जबकि बच्चे जो आपके दूसरे क्वेश्चन होते हैं वो अप्लाइड होते हैं। बच्चे व्हाट इज अप्लाइड? ये आपके पास एक पैराग्राफ है और नीचे एक क्वेश्चन लिखा गया है। आपने इस पूरे के पूरे बारे में मालूमात किताब से ली हुई, ये बुकिश नॉलेज है। ये क्या है बच्चे? बुकिश नॉलेज। इस बुकिश नॉलेज में यहां एक क्वेश्चन आया है और आपसे कहा जा रहा है अप्लाई करके दिखाओ। ये बात इसकी हो रही है बच्चे। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में से यहां कौन से 2 पॉइंट आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं इस क्वेश्चन के मुताबिक। बात समझ आई कुछ? 6 पॉइंट है टोटल, 6 में से सारे अप्लाई नहीं होने, कोई 2, कोई 3, कोई 1। इसे एप्लीकेशन कहते हैं। ये होता है अप्लाइड सवाल। अप्लाइड सवाल 2 तरह के होते हैं, वन ऑफ द एनालिसिस एंड द सेकंड वन इज द सॉल्यूशन। बड़े प्लीज एनालिसिस के बारे में सुने। एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दिया और ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में उसने आपसे एक मॉडल पूछा है, उसका नाम है एबीसी। सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से बेटे? क्वेश्चन में एक मॉडल पूछा है, मॉडल का नाम क्या है? एबीसी। इसका मकसद है आपने 3 चीजें ढूंढनी है। आपने 3 चीजें ढूंढनी है। ढूंढनी से क्या मुराद है? ए का डाटा कहां कहां लिखा हुआ है। लेट्स अज्यूम ये ए का डाटा है। अब ये केस स्टडी की बात हो रही है, अब ये किताब अलग थी। ये डाटा ए का है। मैंने 3 पॉइंट ढूंढे, ये 3 पॉइंट मैंने लिख दिए, मेरा एनालिसिस का सवाल कंप्लीट हो गया। इसका मकसद है एनालिसिस के सवाल के अंदर आंसर केस स्टडी में मौजूद होता है। सब लोग सुन रहे हैं? सब लोग ध्यान सुन रहे हैं? एनालिसिस के सवाल में आंसर केस स्टडी में मौजूद होता है, सिर्फ तलाश करना होता है। दूसरा कंटेंट बी। मैंने बी ढूंढा, यही वाला पॉइंट बी में भी अप्लाई हो रहा है, यही वाला पॉइंट बी में भी, लेकिन इसके साथ वाला पॉइंट भी था। ये बी है और ये बी था, ये भी बी था, ये भी बी था, ये भी बी था। बी कितने पॉइंट हो रही? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैंने 6 पॉइंट यहां आइडेंटिफाई कर दिए। बस एग्जामिनर मुझसे यही समझना चाहता है कि हजूम में से मैं काम की बात एसोसिएट कैसे करता हूं। ये हजूम है ना, ये हजूम का है, यानी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर। हाउ आई विल गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस, यू कैन से केस स्टडी। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू। और मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में 80% क्वेश्चन एनालिसिस के बेस होंगे जी। 80% बेस क्वेश्चन, इसके में से 85% में से भी। उसके बाद आखिरी कंटेंट था बच्चे मेरे पास, दैट वाज सी। मुझे लगा कि सी के सिर्फ 2 ही पॉइंट है, एक यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तो मैंने दोनों सी के पॉइंट लिख दिए। ये मेरे नंबर पूरे हो गए। याद रखिए एग्जामिनर ने हर पॉइंट का नंबर देने हैं बस। लेकिन दूसरी बात, इस पॉइंट को अंग्रेजी में लिखना कैसे है, यह है सबसे अहम काम। पॉइंट तो ठीक है, लेकिन लिखे मूसा पढ़े खुद आ। तो उसने फ़ोन करके नहीं पूछना कि भाई बताओ ये पॉइंट कहाँ लिखा था आपने, ये पॉइंट जो लिखा हुआ है इसका मतलब तो बता दो मुझे। ऐसा कोई फ़ोन आपको नहीं आना। तो वो क्या करेगा, जो उसको समझ आएगा उसके मुताबिक वो नंबर दे देगा बस। जो बात समझ में आ रही है बच्चे? तो आपने इस पैराग्राफ के पॉइंट तो ढूंढ लिए हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को पैराग्राफ में एक इंग्लिश के फॉर्मेट में लिखना है। ये एक आर्ट है और यही आर्ट आपको अगर समझ में आता है, और मेरा ख्याल है आप में से कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता सर मैं तो लिखना नहीं जानता। आपने 13 जमातें माशाल्लाह अगर पहले पढ़ी हैं यहाँ आने से पहले, तो उन 13 साल में आपने अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज़ी पैराग्राफ कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में लिखा। किसी की मैं मानता हूँ किसी की प्रोफिशेंसी बहुत अच्छी होगी, किसी की कम होगी, लेकिन बराए मेहरबानी मैं एक मशवरा देता हूँ, खुदा के लिए बहुत मुश्किल तरीन अंग्रेज़ी लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप उस पर कंट्रोल नहीं रखते। 6ठी क्लास की अंग्रेज़ी लिखें, एग्जामिनर को समझ आ जाएगी। मुश्किल मुश्किल अल्फाज के एग्जामिनर को इम्प्रेस करूं कि जनाब मैंने ये बड़ा ही मुश्किल सा लफ्ज़ लिखा है,
पता लगे कि लफ्ज़ तो मुश्किल था लेकिन बाकी सारा अंग्रेज़ी का फ़ारक था, उसको पता ही नहीं कि एडवर्ब था कि वर्ब था, इसको यहाँ एडजस्ट होना भी था कि नहीं होना था, पता लगे इंग्लिश का स्ट्रक्चर सारा तबाह हो गया। तो भाई खुदा के लिए सादी लफ्ज़ में हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक, सादी सी बात करनी है, अंग्रेज़ी को समझ आ जाए बस, एग्ज़ामिनर को पता लगे कि आप क्या कह रहे हैं, बस ये काफ़ी है। बराए मेहरबानी मुश्किलात में मुश्किल, हाँ जिसको अबूर हासिल है वो अपना काम पूरा करे, उसके लिए तो कोई छूट नहीं है, उसको तो चाहिए कि वो अपने आप को, क्योंकि डिस्टिंक्शन भी तो लेनी है ना इंशाल्लाह, तो डिस्टिंक्शन वाला बच्चा तो मेहनत करना चाहिए, उसे तो मेहनत पूरी भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने काम को लेके चले। लेकिन खुदारा जिसको कंप्रीहेंशन में प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, एक तो अपनी इस डेफिशिएंसी को ठीक करके मुसीबत में आएगा, ग्रुप बी में बहुत मुसीबत होगी, और दूसरा वो कोशिश करे कि सादी अंग्रेज़ी लिखे, सादा लफ्ज़ लिखे, और उस अंग्रेज़ी के जुमले को कोशिश करके अपने छोटे बहन भाई को या किसी दोस्त को पढ़ाया, देखो समझ में आती है बात। अगर उस दोस्त को समझ में आ गई तो अल्लाह के हुक्म से एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगी, अगर उसको समझ नहीं ना आई तो आई कैप के टीचर को भी समझ में नहीं आएगी। मैं एक बात अक्सर क्लास में कहा करता हूँ, योर एग्जामिनर इज़ योर स्टूडेंट, योर एग्जामिनर इज़ योर। अगर मैं यहाँ खड़ा हो के एक बात पढ़ा रहा हूँ और वो आपको समझ में नहीं आ रही, तो फिर बताओ और किसको समझ आएगी? फिर वो अगर आप ही को समझ नहीं आई जिसको मैं पढ़ाने आया हूँ, तो फिर और किसको समझ में आएगी? तो आपने ये अज्यूम कर लेना है, आपने सपोज करना है कि आपका एग्जामिनर आपका स्टूडेंट है और आप उसको पढ़ा रहे हैं कि ये बात ऐसे है। अगर वो आप इस अंदाज से लिखेंगे ना, तो फिर आपकी हर बात में बड़ा जिद्दत होगी, बड़ी मजबूत बात होगी। लेकिन अगर आप जल्दी से काम करेंगे कि कोई बात नहीं, वो पढ़ लेगा, मुझे पता वो पढ़ लेगा, लेकिन वो पढ़ते वक्त इस बात को देखता है कि क्या मुझे मेरे अलावा एक ले मैन ये पढ़े उसको समझ आ जाएगी। तो मैं आपको वो अप्रोच बता रहा हूँ जो एग्जामिनर की अप्रोच है, जो एग्जामिनर को पेपर चेक करते वक्त बताई जाती है कि वंस यू विल रीड द आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सी वेदर अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट। इफ द लेमैन कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस, you will give the maximum marks. If it is in between, give a medium marks. और if no one can understand, that is up to you, आपकी मर्जी, चाहे वो 0 लगा दे, चाहे वो 1 नंबर दे दे, कोई 10 में से कोई 2 नंबर दे दे, वो उसकी मर्जी पे शामिल होता है। और कुछ बात समझ आ रही बेटे? तो इसलिए सादी सी बात को सादे अंदाज से ही मैनेज करना है। जितना आपको अच्छा आता है, जितना आपको अच्छा लिखना आता है, जितना आपको मैनेज करना आता है, टोटली अप टू यू, आप उसी अंदाज को ज़रूर मैनेज करें। आगे चलूँ बेटे, अगला सवाल जो कि मेरे अपनी परसेप्शन के मुताबिक 15% से लेकर 20% एग्जाम में ज़रूर आना है, वो है जनाब सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन आपने सेल्फ जनरेटेड होता है। सॉल्यूशन हमेशा सेल्फ जनरेटेड होता है। अब मिसाल के तौर पर मैं इसके सवाल भी आपके सामने मेंशन करता हूं। अब आप अपने जहन के अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए कि सवाल किस तरह से वर्किंग में लाने हैं, काम किस तरह से एग्जाम में आएगा। मैंने क्वेश्चंस को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। मैंने आई कैप के क्वेश्चंस को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। आई कैप का पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कन्फर्म पता है कितना? 15%। कोई इसमें किसी किस्म की एम्बिगुइटी नहीं है। सिंपल क्वेश्चंस ये तकरीबन 15% से कोई 20% के दरमियान आने के चांस होते हैं। सिंपल से क्या मुराद? एक्सप्लेन, बस कंपैरिजन, 2 चीज़ों का कंपैरिजन भी करवा सकता है। उस कंपैरिजन में भी आपने सिंपली उधर की बात और उधर की बात बराबर बराबर लिखनी होती है, चाहे टेबल में लिखे, चाहे एक पैराग्राफ ऊपर लिखे, एक पैराग्राफ नीचे लिखते हैं, कंपैरिजन खुद ब खुद हो जाएगा। ऑल ऑफ यू। तीसरा एनालिसिस का क्वेश्चन, जहाँ तक मेरी परसेप्शन है ये 30% से लेके को 50% के दरमियान एग्जामिनर एनालिसिस का सवाल ही देता है। और उसके साथ साथ आपके पास आखिरी जो एरिया है वो है सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन में वो बहुत सारे नाम इस्तेमाल करता है, जब वो आएंगे तो यहाँ मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से नाम इस्तेमाल करता है। सॉल्यूशन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है, रिकमेंडेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है, मेक स्ट्रेटजी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है, या कह सकता है क्रिटिकली इस पर जो है वो आप अपनी कमेंट्स दें। इस तरह की बातें वो आपको बहुत सारे अल्फाज आएंगे, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा वक्त के साथ साथ। अभी फ़िलहाल आपके पास सॉल्यूशन का क्वेश्चन है और मेरे ख्याल के मुताबिक ये भी कोई 15 से 20% तक एग्जाम में आ ही जाता है। इन सब के कॉम्बिनेशन का आपने ख्याल रखना है। आप गौर से देख सकते हैं सबसे मेन फोकस किस पर हो रहा है जी बच्चे, और एनालिसिस का सवाल सबसे आसान होना चाहिए। क्यों? आंसर सामने पड़ा होता है, अभी बताया मैंने, आंसर सामने पड़ा होता है, बस किस में इतनी हिम्मत है कि वो आंसर को ढूंढ ले वहां से। सम टाइम एनालिसिस के सवाल में थोड़ा सा इसका टच देना पड़ता है। वो कैसे, जरा सुनिए। एग्जामिनर सवाल करता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। इससे क्या मुराद है जी? एनालिसिस भी करो और साथ में सिंपल जवाब भी दो। तो सिंपल जवाब किताब से होगा और एनालिसिस में, अब बच्चे उसने किताब में लाइनें 2 लिखी है क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन है आपका 3 लाइनें। अब 3 लाइनों में 10 नंबर का सवाल तो सॉल्व नहीं हो सकता ना। 3 लाइनों में 10 नंबर का सवाल तो सॉल्व नहीं हो सकता एनालिसिस का। वो क्या करेगा? ये वाली हरकत करेगा, आइडेंटिफाई करवाएगा। वो एक पॉइंट आपने ढूंढ लिया, पार्ट ए में आपके मुमकिन है उसने कहा आइडेंटिफाई, पार्ट बी में उसने कह दिया एक्सप्लेन। ये इकट्ठा भी कर सकता है, पार्ट बी में भी कर सकता है, और पार्ट सी में कर सकता है। वो आपसे कहता है मेक स्ट्रेटजी। क्या कह सकता है बच्चे? मेक स्ट्रेटजी। तो मेक स्ट्रेटजी से क्या मुराद है? रिकमेंडेशन। रिकमेंड करो क्या करना है, इसका क्या सोल्यूशन है, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। ऑल ऑफ यू प्लीज इसको सामने रख लें। इस पे कोई सवाल है तो बराए मेहरबानी मुझसे पूछ लें। ये बार बार शायद क्लास में डिस्कस नहीं होगा और ये अहम तरीन जुज़ है आपके एग्जाम का। मेरा ख्याल है शायद आपके पढ़ने से भी ज़्यादा अहम चीज़ है ये चीज़ कि सवाल कैसे आने हैं एग्जाम में। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पेपर के सवाल नहीं है, आपके पूरे कैफ के एंड तक जितने भी सवाल आने ऐसे ही आने हैं। फ़र्क इतना होगा जब आप सी फैब में जाएंगे, जब आप सी फैब में जाएंगे तो सोल्यूशन का परसेंटेज बढ़ जाएगी, एनालिसिस की परसेंटेज कम हो जाएगी। वहाँ एनालिसिस के सवाल कम आते हैं, सोल्यूशन के सवाल ज़्यादा मांगे जाते हैं। लेकिन पूरे कैफ में ज़्यादा सवाल किसके होते हैं? एनालिसिस के। और ये दोनों के दोनों सवाल क्या सवाल कहलाते हैं? अप्लाइड। ये अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं जहां पर नॉलेज को अप्लाई किया जाता है। मैंने 15 एडवांटेज याद किए हुए हैं, 15 डिसएडवांटेज याद किए हुए हैं और मुझसे पूछा जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन पे इन 15 में से कौन सा एडवांटेज अप्लाई हो सकता है। वो बात समझ आ रही है? तो मुमकिन है उस पर 15 में से सिर्फ 2 अप्लाई हो रहे हैं। ये है बेसिकली एनालिसिस। यानी याद मुझे 15 ही है लेकिन इस्तेमाल कितने होने हैं? 2। इस्तेमाल होने हैं 3, इस्तेमाल होना है 1। ये याद रखना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैंने वहाँ 5 लिख दिए तब भी गलत है, 3 लिखने थे मैंने 2 लिख दिए तब भी नंबर का फ़ायदा तब होगा जब मैं एक्यूरेटली उसके नज़दीक तरीन या कम से कम उतने ही लिखने की कोशिश करूँगा। आगे चलूँ इस अजम्पशन के साथ, क्या आपको समझ में आ गई है? जी बच्चे ये सैंपल क्वेश्चन भी है हमारे पास। ये मैंने सिंपल क्वेश्चन और अप्लाइड क्वेश्चन कुछ सैंपल भी आपके सामने रखे। अब तो इंशाल्लाह हम सवाल करते रहेंगे। सिंपल सवाल क्या है बच्चे, तरह से देखिएगा जी। सिंपल और जनरल में द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन आर प्रोबेबली फ्रॉम द बुक, लेकिन बट स्टूडेंट हैव टू गिव एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू दी। तो अब बच्चे इस किताब को अगर आप खोल के देखेंगे तो हर टॉपिक पे कोई 5-5, 4-4 एग्जाम्पलें दी हुई हैं। एग्जाम्पल ढूंढना, मेरे लिखी हुई किताब में टॉपिक के साथ एग्जाम्पल ना हो या नामुमकिन है। मैंने सबसे ज़्यादा कोशिश एग्जाम्पल पे की है क्योंकि एग्जामिनर एग्जाम्पल के बगैर नंबर देता ही नहीं है। एग्जाम्पल आपका समझ लीजिए लाजमी जुज़्व है आंसर का, हर जगह एग्जाम्पल देनी है क्योंकि थ्योरी है, प्रैक्टिकल कोई अकाउंटिंग नहीं है कि आप उसको कैलकुलेट करके दिखा देंगे। तो एग्जाम्पल ही बताएगी कि आपकी बात कितनी सही है, ये प्रूव है आपके आंसर का एग्जाम्पल। सो दैट इज़ वाई एग्जाम्पल आप खुद देनी है। किताब से डाटा उठा सकते हैं लेकिन मैंने दरख्वास्त की है किताब से डाटा उठाने की बजाय पॉइंट्स ढूंढें और ख़ुद से लिखें। लेकिन ये उस वक्त करना जब आप इसके काबिल हो जाएं।
वरना फिर जब तक ये नहीं होता तब तक किताब को याद करना पड़ेगा, जो कि मेरा ख्याल है दुनिया का मुश्किल तरीन काम है किताब याद करना। दूसरा, अप्लाइड क्वेश्चन। द एप्लीकेशन क्वेश्चन आस्क स्टूडेंट टू थिंक अबाउट दे वुड अप्लाई न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन एंड सिनेरियो। सिनेरियो क्या होता है मुझे, या केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी 3 चीजों का मजमुआ होती है। सुन रहे बेटे मेरी बात? केस स्टडी कितनी चीजों का मजमुआ होती है? 3। हो सकता है वो 2 दे दे, हो सकता है वो 1 दे दे, हो सकता है वो तीनों ही दे दे। नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहा बच्चे मैंने? प्रेजेंट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या प्रेजेंट स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सादा लफ्ज़ में मैं क्या कह रहा हूँ? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट, कंपनी क्या करती आ रही है, कंपनी क्या कर रही है, और कंपनी फ्यूचर में चाहती क्या है। पास्ट के ऊपर भी सवाल आ सकता है, प्रेजेंट पर भी सवाल आ सकता है, फ्यूचर का सवाल हमेशा ये होता है। फ्यूचर का सवाल हमेशा सोल्यूशन होता है कि कंपनी ये चाहती है, बताओ कैसे करके हम इसे कैसे मैनेज करेंगे। द कंपनी रिक्वायर्ड टू मेक द डेटा इन सिक्योरिटी, हाउ वी कैन मेक सिक्योरिटी सिस्टम। तो ये मुझे रिकमेंडेशन का, तो रिकमेंडेशन में हमेशा वो काम जो होने वाला होता है उसके मुतालिक सवाल किया जाता है। एनालिसिस का सवाल हमेशा पास्ट और प्रेजेंट पे अप्लाई होता है। एनालिसिस का सवाल हमेशा पास्ट और प्रेजेंट पे अप्लाई होता है। और सिंपल सवाल का कोई रूल नहीं है। सिंपल सवाल में तो आपने किताब के कंटेंट को एक्सप्लेन करना होता है बस। ये बात समझ में आ रही है सबके बच्चे? दिस इज कॉल्ड स्टडी, केस स्टडी। पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है? अ ब्रीफ हिस्ट्री एंड करंट इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स सक्सेस, यानी उसमें क्या क्या हो सकता है? कंपनी की सक्सेस या कंपनी की फेलियर, एंड कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी के ऑपरेशन, कंपनी के प्लान्स, कंपनी के डिसीजन, मैनेजमेंट लेवल एंड वर्किंग स्टाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड सम टाइम फ्यूचर टारगेट्स ऑफ द। तो मैंने ये पास और प्रेजेंट के लिए ये पूरी लाइन लिखी है कि पास और प्रेजेंट में वो क्या क्या बता सकता है आपको। ये सारा कुछ बताएगा तो आप एनालाइज करोगे ना कि कौन सा ऑपरेशन ठीक हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन गलत है। फेलियर, फेलियर की वजह क्या थी ढूंढनी पड़ेगी ना। सक्सेस की क्या वजह है वो भी ढूंढनी पड़ सकती है। लेकिन बच्चे अगर सवाल में फ्यूचर की बात आएगी तो वो कहेगा कि बताओ इस फेलियर को ओवरकम कैसे करें। या सक्सेस की बात आती है तो वो कहता है कि सक्सेस को रिटेन कैसे करें। तो ऐसे सवाल आएंगे, ये बात ज़हन नशीन रखिए। लेकिन मैंने बताया कि इसकी परसेंटेज ज़रा थोड़ी कम होती है, यानी पूरे सवाल में से 15 नंबर का सवाल, खैर इसके ऊपर तो इंशाल्लाह ये नहीं जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 15 आपने जहन में रखे कि 15 नंबर। ये 15 नंबर कहाँ से लेने हैं आपने? 85 में से। 85 में से 15 माइनस कर दूं तो बाकी क्या रह जाता है? 70। तो 70 नंबर समझ लीजिए कि आपके 100% कंट्रोल में होता है। वो क्यों? इसलिए कि एनालिसिस का जवाब केस स्टडी में मौजूद है। सिंपल सवाल आपने पढ़ा हुआ है, याद है, तो 70% का स्ट्रक्चर का सवाल का पेपर आपके कंट्रोल में होता है। ये मैं मानता हूँ कि ये आपके कंट्रोल से बाहर हो सकता है, मुमकिन है आपके दिमाग में सोल्यूशन ना आए क्योंकि मुश्किल काम है। आपने इसको कहीं किताबों से नहीं पढ़ा होता, ये आपको इमीडिएटली मैनेज करना होता है। मैंने यहाँ लिखा हुआ, पहले मैंने यहाँ लिखा था कि ये सेल्फ जनरेटेड होता है, जबकि इसके साथ उसने एक तोहफा आपको और भी दिया हुआ 15 नंबर का जी, तो दोबारा आपको 85 पे ले आया। तो यूँ समझ लीजिए कि आपका पेपर, कैफ का पेपर, ग्रुप ए का पेपर ऑलमोस्ट 85% अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टूडेंट होता है। इस 85 में से भी 50 नंबर लेना कोई मुश्किल काम है बेटा। और फिर मैं ये तो नहीं कह सकता कि सोल्यूशन आप बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, कुछ ना कुछ तो करके आएंगे ना। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाला काम तो करके ही आएंगे इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ तो आप वहाँ 4 2 लाइनें 5 लाइनें लेके आएंगे। 15 में से कुछ 4 नंबर तो लोगे ना, कुछ 4 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, कुछ ना कुछ तो गट कर ही लोगे। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर प्रैक्टिस अच्छी हुई तो फिर 15 में से 12 10 12 नंबर भी मिल सकते हैं। तो ये बच्चे, बीइंग अ टीचर मेरी जिम्मेदारी है आपको हर कॉन्सेप्ट आपके सामने रखना। आगे आपकी जिम्मेदारी है इसको फॉलो करना, इसको छोड़ना, इसके मुताबिक काम करना। दिस इज टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल क्वेश्चंस आर देयर। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ डाटा। बस डाटा की टाइप्स लिख देंगे बस आप, जो किताब में पढ़ा था। लेकिन बच्चे एक्सप्लेनेशन में मैंने क्या कहा था जरा प्लीज इधर भी देखिए, क्योंकि अब आप पढ़ रहे हैं इस वक्त, तो पढ़ने के साथ साथ हर बात यहां डिस्कस होनी चाहिए।
एक्सप्लेन का आंसर देना है। आंसर देने का तरीका, सबसे पहले एक लाइन में डिफाइन करें उसको, जो भी कंटेंट है। डेफिनेशन की कोई हेडिंग मेंशन नहीं करनी। आपकी पहली लाइन डिफाइन पे होनी चाहिए। व्हाट इज डाटा टाइप। मैंने तो यहां डाटा टाइप नहीं लिखा, उसने जरूर लिखा होगा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर डाटा टाइप, एक्सप्लेन द अनस्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप, एक्सप्लेन द सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप, उसने लिखा होगा। आप उसी के मुताबिक फिर एक लाइन में लिखेंगे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, एक लाइन में। हालांकि उसने एक्सप्लेनेशन में डेफिनेशन को तो जिक्र ही नहीं किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसके फौरन बाद क्या होनी चाहिए, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की हेडिंग देनी चाहिए आपको, नहीं ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। फाइन। उसके बाद आगे तफसील बयान करना शुरू करें। ये एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन की कोई हेडिंग नहीं है, कोई हेडिंग आपने एक्सप्लेनेशन की नहीं देनी। नानों की बात। और अगर आप समझते हैं कि इसके साथ आपके पास कोई अच्छी एग्जाम्पल है तो यहाँ एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल पुट करें, और ये आपका एक आंसर कंप्लीट हो गया। इसे एक्सप्लेनेशन कहते हैं। लेकिन अब बच्चे वक्त के साथ बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे। आपके पास 3 मेथड है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के। डिफाइन, डिटेल, की फीचर्स, एडवांटेजेस एंड। जितना आपने इसको खींचना है आप खींच सकते हैं। 2 नंबर का सवाल आया तो यही काफी है। ये बात याद रखनी है, ये आउट ऑफ द सीन है, एग्जाम्पल कंपलसरी है। सवाल 3 से 4 नंबर का आया, साथ में क्या ऐड कर लें, डिटेल। सवाल 6 नंबर का आ गया, की फीचर की हेडिंग दे दें और एक आधा एडवांटेज भी लिख दें। सवाल 8 नंबर से लेकर 10 नंबर तक का आया, ये सारा कुछ मेंशन करना पड़ेगा आपको। ये सवाल लिखने का तरीकाकार होता है। एक्सप्लेनेशन का जवाब वो खुद से नहीं कहता एडवांटेज लिखें, वो खुद से नहीं कहता डिसएडवांटेज लिखें। तो याद रखिए, सवाल को कैसे खींचना है, सवाल को कैसे लिखना है, ये वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ज़रूर सीखेंगे। अभी चूँकि बात ही पेपर की हो रही थी, तो चूँकि आज का मेन जो लेक्चर का मेन कंटेंट था वो था ही हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के ऊपर, कि क्वेश्चन कैसा आता है। और ये लकीली ये जितने भी थ्योरी के पेपर हैं, ये मेरे कंटेंट उन सारे थ्योरी पर अप्लाई कर सकते हैं आप। तमाम के तमाम जो थ्योरी के कंटेंट्स हैं, जितने भी थ्योरी के पेपर हैं, आप उन सब पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू। जी, सैंपल, अप्लाइड क्वेश्चन का सैंपल, ये क्या लिखा हुआ जी, केस स्टडी ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस। A multinational corporation XYZ Limited must comply with the financial regulations such as IFRS, International Financial Reporting Standards, and GAAP. The finance team want to automate financial reporting to ensure accuracy and reduce human error. However, they are unsure whether their existing data format will support this automation. कहानी सुनी आपने, ये पूरी कहानी है। सवाल देखिए, सवाल ये लिखा हुआ है, which type of data would be most suitable for। तो यहां आपने 3 डाटा टाइप्स पढ़ी होती हैं, स्ट्रक्चर डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। अब आप ऊपर के हालात देखकर बताएं कि इदारे में कौन से मसाइल हैं। तो अब आपने एग्जैक्ट उसी डाटा की टाइप्स की एक्सप्लेनेशन देनी है। पढ़ें पूरा सवाल। विच टाइप ऑफ डाटा वुड बी मोस्ट सूटेबल फॉर XYZ टू यूज इन ऑटोमेटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड वाई। रीजन पूछ रहा है, इससे मुराद है एक्सप्लेन करना है। वाई से क्या मुराद है, एक्सप्लेन करना है। मेरी अपनी परसेप्शन के मुताबिक 6 नंबर का सवाल होना चाहिए, 6 से 8 नंबर का सवाल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये सारी बातें एक्सप्लेन करनी है। ये कौन सा टाइप है, अभी जो कि आपने पढ़ा कुछ नहीं है तो इसलिए जवाब नहीं दे रहा, सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि इस तरह का सवाल होता है आपका अप्लाइड क्वेश्चन। जी भाई कौन बताएगा, एनालिसिस का सवाल है या सलूशन भी शामिल है। सलूशन में वो आपसे कहेगा रिकमेंड करें, स्ट्रेटजी बनाएं, या इसका सलूशन निकाल के दिखाएं, या आप कोई अपने तरफ से ओवरकमिंग टेक्निक बताएं, या इस तरह की बात समझ में आ रही। तो आई गेस फ्यूचर की बात जहां वो नहीं मांग रहा,
वो सवाल सोल्यूशन का नहीं है। जहाँ फ्यूचर की बात मांगेगा वो सवाल किसका होगा? सोल्यूशन का। इजी टू अंडरस्टैंड? जी, द लास्ट कंटेंट ऑफ द, यू कैन से कंटेंट ऑफ द चैप्टर, और सॉरी जो हमारा जो ये चल रहा है जनाब कहते हैं अपना इंट्रोडक्शन का। मेरे एग्जाम के अंदर जो आपको मुश्किलात सामना करना पड़ सकती है उनके कुछ छोटे से कंटेंट आपके सामने हैं। केस स्टडी हैंडलिंग, आपको केस स्टडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, पढ़ने में, इसलिए जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे आपकी रीडिंग पावर बढ़ेगी तो केस स्टडी की प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्वेश्चन में मांगा क्या गया है। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है, ये केस स्टडी है। ये क्वेश्चन है और ये केस स्टडी है। केस स्टडी पढ़नी है और केस स्टडी के साथ फिर क्वेश्चन को इसके साथ मिलाना है, ये है कमाल। तो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन अगर आपने कर ली तो फिर केस स्टडी का जवाब भी आपका गलत ही होगा। थर्ड, लैक ऑफ नॉलेज, अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो आपके साथ, जिसके साथ ये मसला है तो वो तो सवाल सॉल्व कर सकता ही नहीं है। थर्ड वन, राइटिंग फॉर्मेट, अगर आपको राइटिंग का फॉर्मेट नहीं पता, जैसे अभी मैंने बता दिया है फॉर्मेट कैसे फॉलो करना है। पहली लाइन में डेफिनेशन, उसके साथ एग्जाम्पल, फिर एक्सप्लेनेशन। डेफिनेशन की एग्जाम्पल दे ना दे, एक्सप्लेनेशन की एग्जाम्पल दी जा सकती है, की फीचर की एग्जाम्पल दी जा सकती है। एडवांटेज डिसएडवांटेज की लाजमी देनी होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज की हेडिंग लाजमी देनी होती है। एंड द लास्ट वन, कॉम्प्रीहेंशन प्रॉब्लम, आपको अंग्रेजी लिखनी नहीं आती तो फिर ये दो मसले ऐसे हैं जिनका हल किसी टीचर के पास नहीं है। ये दो हल प्रॉब्लम ऐसे हैं जिसका हल किसी उस्ताद के पास नहीं है, इसलिए कि ये आपकी सेल्फ वर्किंग होती है। अगर नॉलेज है, टीचर क्लास में दे रहा है, उसके बावजूद अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कोई और उसके पास सोल्यूशन है ही नहीं टीचर के पास। और अगर कॉम्प्रीहेंशन प्रॉब्लम है तो ये तो कभी भी मैनेज नहीं हो सकता। ये तो यकीनन आप जब टेस्ट लिखते हैं तो टेस्ट में जो आप लिख रहे होते हैं तो टेस्ट चेक करने वाला शायद आपको बता दे कि इसमें क्या कमी है, लेकिन उसके बावजूद इम्प्रूवमेंट आपने खुद ही करनी होती है। लेकिन टीचर इसमें बहुत हेल्प कर सकता है, टीचर इसमें बहुत हेल्प कर सकता है, टीचर इसमें बहुत हेल्प कर सकता है। इसमें तो वो हेल्प कर ही रहा होता, काम ही करता है वो रोज़ाना आके। ये तो टीचर का मेन काम है ना, रोज़ाना आके नॉलेज डिलीवर करना, ये तो टीचर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ये हमारे पास बच्चे ये मेन एरियाज़ है, मेन वर्किंग है। और मैंने कल अपना छोटा सा तारुफ मैंने आपको करा दिया था, अशरफ रहमान मेरा नाम है। 1997 से मैं इस प्रोफेशन के अंदर हूँ। आलमोस्ट अभी तक मैंने सिर्फ 3 इदारों में काम किया है। एक स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में 9 साल मैंने वहाँ पढ़ाया है, 14 साल मैंने CFE में पढ़ाया है, और उसके बाद यहाँ पर राइज़ में आपके पास मौजूद हूँ। यहाँ पर 3-4 साल से मैं राइज़ में मौजूद हूँ। तो अभी ये मेरी पूरा का पूरा मेरा प्रोफेशन का कैरियर है। और इस पूरे के पूरे 1997 से लेकर आज तक आपके 28 साल बनते हैं, बल्कि 29वां साल शुरू हो चुका है। मैंने 1 सितंबर 1997 में शुरू किया था, तो 29वां साल मेरा शुरू हो चुका है कैरियर का। इस सारे टाइम पीरियड में मैंने सिर्फ CA को और SCC को पढ़ाया। इसके अलावा यहाँ मैंने किसी और प्रोफेशन जो मैं बाकी को पढ़ाता हूँ, जो इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ाता हूँ, तो वो मेरा एडिशनल काम है जो मैं शाम के वक्त में करता हूँ। लेकिन मेरा मॉर्निंग का काम बचपन से, जब से मैं आया हूँ 1997 में, आपसे रहता है, नौजवान था मैं जब पढ़ाने आया था, आज बूढ़ा हो गया हूँ और इसी जगह प्रोफेशन में 29 साल 30 साल मैंने गुजार दिए। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं जो आपकी हेल्प कर सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर जो कैन से टीचर, चूँकि यहाँ जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं उनमें से 80% लोग हुए जो मेरे शागिर्द हैं। इवन देन इस इदारे के सारे डायरेक्टरान मेरे शागिर्द हैं। इसके अलावा बेशुमार इदारों में मेरे सारे बेशुमार शागिर्द हैं जो मुझसे पढ़ के आगे पढ़ा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मेरे बहुत सारे पोते शागिर्दों से आप पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे पोते शागिर्दों में से, यानी सन तो बड़ी दूर की बात है ना, बेशुमार उनसे पढ़ के आगे फर्दर पढ़ा रहे हैं। तो मैं जो आपकी हेल्प कर सकता हूँ टेक्निकल पॉइंट है उससे दूसरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मैं बहुत सारी ICAP की ऐसी असाइनमेंट्स को मैनेज करता हूँ जिनका ताल्लुक सिर्फ एग्ज़ाम के साथ है, लेकिन मैं वो जिम्मेदारी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, इसलिए कि मुझे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी ममानियत है, मैं उस बात को आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। बट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई एम परफॉर्मिंग बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह ऑन द बिहाफ ऑफ द ICAP। तो इंशाल्लाह कल हम चैप्टर नंबर 1 का आगाज़ करेंगे। पहले से पढ़ के आएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, वरना मैंने तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच।